आज दुनिया में मिलियंस की तादाद में लोग जिम जाते हैं और ऑब्वियसली उसी हिसाब से डंबल्स भी उठाते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक्चुअली ह्यूमन ने वेट उठाना शुरू ही क्यों किया था? उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या था? क्या वेट लिफ्टिंग उसके पीछे एक रीजन था, या इवन मसल्स बनाना उसके पीछे कोई रीजन था, या एक्चुअल में कहानी थी ही कुछ और? अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जब ह्यूमंस ने पहली दफा वेट उठाना शुरू किया तो उस टाइम के ऊपर कोई जिम प्रेजेंट नहीं था, फॉर ऑब्वियस रीजन। ना कोई प्रोटीन थी, ना क्रिएटाइन था, ना प्री वर्कआउट। तो ऑब्वियसली बॉडी बिल्डिंग तो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो फिर ये सफर शुरू क्यों हुआ? We'll find that out now. साइंटिस्ट की कैलकुलेशन के मुताबिक एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं अराउंड 300,000 ईयर से, लेकिन कमर्शियल जिम जो है वो सिर्फ 150 इयर्स ओल्ड है। तो मेजॉरिटी ऑफ द हिस्ट्री हमारे पास कोई जिम एग्जिस्ट नहीं करता था। अब यहाँ पे एक नेचुरल क्वेश्चन अराइज होता है कि ह्यूमन स्ट्रॉन्ग बनते ही कैसे थे, और इसका आंसर हम लोगों को मिलता है हमारी आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री की फाइंडिंग्स के अंदर। लेकिन इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस कैसे ऑपरेट करते थे, उनकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या होती थी। उस वक्त कोई एक्सरसाइज प्लान हमारे पास नहीं होता था, यानी कि वो रोजमर्रा के जो काम करते थे, जैसे कि एनिमल्स को खींचना, पानी भर के लाना, लकड़ी उठाना, हेवी स्टोन्स उठाना, इस तरह की चीजें जिसको आज हम लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं, उस टाइम पे उस वक्त वो लोग उसको सर्वाइवल कहते थे। लेकिन फिर एक सिविलाइजेशन ऐसी आई जिसने उस सर्वाइवल को बदल के परफॉर्मेंस के अंदर बदल दिया, और ये थी एंशिएंट ग्रीस। अब अराउंड 76 बीसी की हिस्ट्री के मुताबिक दुनिया के सबसे पहले ओलंपिक ऑर्गेनाइज किए गए थे। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये है कि ग्रीक एथलीट्स जो थे वो सिर्फ रनिंग के अंदर नहीं कम्पीट करते थे, वो हैवी स्टोन्स उठाते थे, और उन स्टोन्स को कहा जाता था हेल्टर्स। ये वेट सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं थे। रिसर्च हमें ये सजेस्ट करती है कि एथलीट्स इन्हें लॉन्ग जंप और एक्सप्लोसिव पावर इंप्रूव करने के लिए यूज करते। अब यहाँ पे एक और वेरी इंटरेस्टिंग नाम हमारे सामने आता है, मिलो ऑफ क्रोटोन। ये तकरीबन 6 बीसी सेंचुरी का एक ओलंपिक रेसलर था। हिस्ट्री के मुताबिक उसने एक बछड़े को अपने शोल्डर्स पे उठाना शुरू किया। अब जैसे जैसे बछड़े का वेट इंक्रीज होता चला गया, वैसे वैसे मिलो भी स्ट्रेंथन होता चला गया, और आजकल के जमाने में इस कॉन्सेप्ट को प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एथलीट्स ही उस टाइम पे ऐसा काम करते थे, यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते थे? तो द आंसर इज नो। अब एथलीट्स एंड रेसलर्स के अलावा भी ग्रीक एंड रोमन सोल्जर्स को भी बहुत हेवी आर्मर उठाना पड़ता था, उन्हें शील्ड्स पहनना पड़ती थी, और उन्हें वेपन्स उठाने पड़ते थे। तो नेचुरली स्ट्रेंथ मिलिट्री ट्रेनिंग का एक हिस्सा बन गई। अराउंड 129 AD में एक फिजिशियन पैदा हुआ था जिसका नाम था गैलन। अब गैलन ने एथलीट्स और ग्लैडिएटर्स का इलाज करना शुरू किया, और उसने एक्सरसाइज, रिकवरी और फिजिकल ट्रेनिंग पर लिखना शुरू किया। यानी कि अराउंड 1800 साल पहले भी लोग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी साइंस को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। अब अगर हम लोग इस दौर से भी आगे निकलें तो एक ऐसा दौर आया जहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेन सिर्फ सोल्जर्स या एथलीट्स से आगे निकल गया, और ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये एक एंटरटेनमेंट बन गया। 1700s और 1800s में यूरोप में स्ट्रॉन्ग मैन शोज बहुत फेमस होना शुरू हो गए। ये क्या करते थे कि ये लोग ऐसी चीजें एंटरटेनमेंट के लिए दिखाते थे, हैवी वेट्स उठाते थे, और हैरत अंगेज तौर पे वेट को लिफ्ट करते थे, और उसे अपना प्रोफेशन बना चुके थे। हजारों लोग टिकट्स खरीद के इनके शोज के ऊपर आते थे जस्ट टू सी कि इनकी परफॉर्मेंस क्या होगी। लेकिन इन्हीं स्ट्रॉन्ग मैन में से एक इंसान ने मॉडर्न फिटनेस की डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल के रख दी। उसका नाम था एओगन सैंडो। सैंडो की पैदाइश अराउंड 1867 में हुई थी, और बहुत से हिस्टोरियंस उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मसल्स डिस्प्ले नहीं किए, उन्होंने एक्सरसाइज इक्विपमेंट डिजाइन की, ट्रेनिंग बुक्स लिखी, और बहुत सारे पब्लिक जिम ओपन करवाए। इन अराउंड 1901 सबसे पहला मेजर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने वाला शख्स भी सैंडो ही था। लेकिन अब यही वो वक्त था जहां से बॉडी बिल्डिंग मेजरली एक प्रॉपर स्पोर्ट्स की शेप के अंदर आई। अब साइंस भी इसी दौरान पीछे नहीं थी। साइंस ने भी बहुत तेजी से तरक्की की।
और अराउंड 1892 में एक जर्मन सर्जन जूलियोफ वॉल्फ ने एक प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया जिसे आज हम जानते हैं वॉल्फ्स लॉ के नाम से। और इस लॉ के मुताबिक बोन को अगर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रेशर डाला जाए तो बोन ग्रेजुअली स्ट्रांग होती चली जाती है। और यही रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की साइंटिफिक फाउंडेशन में से एक है। आज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सिर्फ एथलीट्स या मिलिट्री पीपल या बॉडी बिल्डर्स के लिए सिर्फ रिकमेंडेड नहीं है। अब यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स दोनों रिकमेंड करते हैं कि एडल्ट्स हर वीक 1 से 2 मरतबा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशंस लाजमी करें जो कि आपके तमाम मेजर मसल्स को कवर करते हो। यानी जिस चीज की शुरुआत हजारों साल पहले एक सर्वाइवल मैकेनिज्म से हुई थी वो आज साइंटिफिक एविडेंस की बुनियाद पर हेल्थ का हिस्सा बन चुकी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हजारों साल पहले ह्यूमन वेट्स मसल दिखाने के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए करते थे, लेकिन आज के दौर में हम लोग मसल शो ऑफ के लिए बनाते हैं और उसके पीछे हम लोग एक्चुअल रीजन नहीं देखते। अब हम में और हमारे एंसेस्टर्स में डिफरेंस यही है कि हमारे एंसेस्टर्स मसल बिल्डिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सर्वाइवल के लिए करते थे और हम लोग काफी हद तक बहुत कम लोगों को छोड़ के एक्चुअली शो ऑफ के लिए कर रहे हैं। और इसी वजह से हम लोग मोर एंड मोर इंजेक्शंस और स्टीरॉइड्स की तरफ बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। That's it for today. Assalamu alaikum wa rahmatullah.